अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है रूह अज़ीज़ और इस नावल को लिखा है आयशा मलिक ने। चलें जी, आगे शुरू करते हैं। नए आने वाले व्यूवर से गुज़ारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो मेरे ऑलरेडी देखने वाले व्यूवर्स हैं इनसे गुज़ारिश है कि अगर इनको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को नावल पसंद आ रहा है कि नहीं। चले जी, गाड़ियां आकर हवेली के अंदर रुकी तो पीछे ही उनके गार्ड की गाड़ियां भी आगे पीछे आती हुई हवेली में दाखिल हुई थी। अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाते शामिर शाह ने हल्का सा अपनी गर्दन को टर्न करते महरोश की जानिब देखा, जो अभी तक वैसी की वैसी ही कंधे पर अपना सर रखे सो रही थी। शामिर ने उसे इस तरह गहरी नींद सोते देखा तो हल्का सा मुस्कुरा दिया और अपने दाएं हाथ को उसने महरोश के गाल पर रखते अपने अंगूठे से उसे की सॉफ्ट थी चिक को सहलाया। अपने अंगूठे के नीचे महरोश के गाल को महसूस करते शामिर के दिल तेजी से धड़क उठा था, और वहीं पर किसी के हाथ का लम्स अपनी चिक पर महसूस करते महरोश ने हड़बड़ाते हुए अपनी आंखें खोली थी। कच्ची नींद के टूटने पर आंखों में सुर्ख डोरे बन गए थे कि शामिर को उसकी ग्रे सुर्ख आंखें नशीली सी मालूम हुई, जबकि खुद को शामिर ने के कंधे पर सर रखे सोते देख महरोश की आंखों में मौजूद नींद फक से उड़ी थी। अपने सर को वो फौरन से शामिर के कंधे से हटा गई थी तो नजरें अपनी गोद में गई, लेकिन अनाया को अपनी गोद में न देखकर उसका चेहरे का रंग फक से उड़ा था। आंखों में बेचैनी लिए शामिर की जानिब देखने लगी, लेकिन उसी की इसकी नजरक में अबाया के छुपे हुए वजूद को देखती महरोश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती गायब हो गई थी। शामिर ने उसके कंफर्टर को सारा अपनी अजरक में छुपाया, सिर्फ उसका मासूम सा सोया हुआ चेहरा अपनी अजरक से बाहर निकाला हुआ था कि महरोश को वो इस कदर खूबसूरत लगा कि उसके चेहरे के साथ साथ आंखें भी मुस्कुराती अपनी मुस्कुराहट छुपा गई थी। लेकिन शामिर शाह की शहद रंग आंखों ने गौर से उसके चेहरे पर आती स्माइल दब स्माइल को देखा कर भागती हुई देखी थी। शामिर का दिल जोरों से धड़का था। वो मुस्कुराई थी। शामिर की रोशनी पहली दफा उसके सामने मुस्कुराई थी। एक सेकंड से कम ही सही, लेकिन शामिर ने उसकी मुस्कुराहट देखी थी और इस मुस्कुराहट को उसने अपने दिलो दिमाग में भी उतारा था। वो उसके साथ रहती हुई पहली बार मुस्कुराई थी कि शामिर अपने जज्बात पर कंट्रोल ना करते हुए बेख्तियार झुका था और महरोश के माथे पर अकीदत से अपने लब रखे थे, जिस पर महरोश इस अचानक अफ्तादगी पर सुर्ख बढ़ती हैरानगी से शामिर की जानिब देखने लगी। थैंक यू रोशी जान, तो इतनी प्यारी स्माइल पास करने के लिए। वो मुस्कुराहट जब्त करते हुए आहिस्तगी से बोला था कि महरोश का चेहरा उसकी बात सुनते सुर्ख पड़ा था। फौरन से उसने नजरें घुमाई थी। आपकी हवेली आ गई है मुझे लगता है। नजरें घुमाने पर उसने गाड़ी को किसी खूबसूरत ही हवेली में देखते हुए दोबारा से शामिर की जानिब देखते कहा तो शामिर, जो उसी की ग्रे नजरें घुमाने वाली अदा पर दिलो जान से कुर्बान हो गया था, महरोश की बात पर हल्का सा मुस्कुरा दिया। आपकी हवेली नहीं रोशी जान, हमारी हवेली। और आप ये चादर अच्छे से अपने सर पर लें और अनाया को पकड़ें, मैं गाड़ी का दरवाजा खोलता हूँ। शामिर शाह ने उसकी बात की तस्दीक करते हुए उसके सर से सिरकती चादर को खुद ही दाएं हाथ से ठीक किया था और अपनी अजरक को अनाया के वजूद से हटाते उसका वजूद महरोश की जानिब किया था। तो महरोश जो शामिर को अपनी शॉल दुरुस्त करने वाले एक्ट पर साकित हो गई थी। अनाया को देखते उसे अपने बाजुओं में भरा। जब शामिर के इशारे पर बाहर खड़े गार्ड ने फौरन से उसकी जानिब का दरवाजा खोलते महरोश वाले दरवाजे की जानिब बढ़ा। अभी वो महरोश की साइड का दरवाजा ओपन करता जब शामिर अपनी अजरक झटकता हाथ के इशारे से उसे वहीं रोक गया और उसे पीछे होने का इशारा किया कि गार्ड फौरन से वहां हटता पीछे हो गया था। शामिर शाह ब्लैक कलर की शलवार कमीज पहने स्किन कलर की अजरक अपने कंधों पर गिराए अपनी हवेली के तमाम गार्ड के सामने अपनी शरीके हयात के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलते अपने हाथ की हथेली उसके सामने कर गया था कि गार्ड के चेहरे पर हैरानगी धर आई थी। महरोश ने अपना एक हाथ शामिर के हाथ में देते दूसरे हाथ से अनाया के वजूद को काबू में करते अपना पांव गाड़ी से बाहर निकाला था, तो वहां मौजूद गार्ड शामिर शाह के एक इशारे पर अपनी अपनी नजरें झुकाकर सर भी झुका गए थे। शामिर शाह ने महरोश का हाथ थामे से गाड़ी से बाहर निकालना और उससे लिए वो अंदर की जानिब बढ़ गया। हवेली के तमाम मर्द हजरात इस वक्त लॉन्च में बैठे हुए थे। निमरा बेगम समरीन बेगम किचन में खड़ी मुलाजमत से रात की चाय बनवा रही थी, जबकि आलिया बेगम जुरेश शाह और बलाश शाह बाहर दाजी के साथ लाउंज में बैठे हल्की फुल्की बातें करने में मसरूफ थे। मेहराब, धनक और अलमान अपने अपने कमरों में मौजूद थे जब बाहर एक साथ 5 गाड़ियों की आवाज सुनाई दी थी। ये लाउंज में बैठे तमाम मर्द ही हैरान हुए थे अपनी अपनी जगहों से खड़े होते। अभी वो बाहर जाते जब शामिर शाह लाउंज के दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ था।
तो शामिर शाह को यहाँ पर खड़े देखकर सबके चेहरे पर खुशगवार हैरत आई थी। दादी का पुत तो चेहरा खुशी के मारे खिल उठा था। वहीं पर बाकी सब भी शामिर को देखते खुश हुए थे। शामिर, मेरा पुत्र आया है, बताया नहीं अपने दादी को कि मेरा शेर आने वाला है? कदम शामिर की जानिब उठाते दादी खुशी से बोले थे। जब शामिर शाह ने अपने पीछे छुपी हुई महरोश का हाथ थामते उसे अपने साथ खड़ा किया था और दूसरे हाथ से अनाया को उससे लेते अपने बाजुओं में उठाया था कि दादी के बढ़ते हुए कदम वहीं पर थमे थे। आंखों में हैरानगी और नासमझी के तासुरात दर रहे थे। वहीं पर पीछे सब खड़े हुए वजूद भी अपनी अपनी जगहों पर हैरान हुए थे। समरीन बेगम और निमरा बेगम भी दादी की आवाज़ सुनती लॉन्च में दाखिल हुई थी, लेकिन सामने शामिर के साथ खड़ी ब्लैक शॉल में छुपी किसी लड़की को देखते उनके कदम भी अपनी अपनी जगहों पर थमे थे। समरीन बेगम को कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। महरोश के हाथ को थामते हुए सब के चेहरे पर छाई हुई नासमझी के तासुरात को नोट करता कदम उनकी जानिब बढ़ा ले गया। शामिर पुत्र, ये कौन है? दादी की गरेदार और रोबदार आवाज गूंजी थी। कुछ गलत होने का एहसास तो उन्हें भी हुआ था कि आवाज में भी वाज़ेह तब्दीली पैदा हो गई थी जब शामिर शाह महरोश को अपने साथ लिए ही दादी के सामने आकर खड़ा हुआ। एक हाथ से उसने महरोश के हाथ को थामा हुआ था जबकि दूसरे हाथ से उसने अनाया को गले से लगाया हुआ था। शामिर पुत्र, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, ये बच्ची और ये लड़की कौन है? दादी ने अपने दिल में उठते हुए वसवसों को दबाते हुए बमुश्किल ही अपनी आवाज को काबू में रखते हुए पूछा था। जब शामिर शाह की भारी सख्त आवाज संजीदा आवाज हवेली की दरो दीवार में गूंजी थी। दादी, ये आपके पोते की बीवी है, महरोश शामिर शाह, जबकि ये आपके पोते की प्रिंसेस अपने बाबा की जान अनाया शामिर शाह है। शामिर शाह के अल्फाजों पर सबको अपने अपने सुरों पर हवेली की छत गिरती हुई मालूम हुई थी। समरीन बेगम ने निमरा बेगम का हाथ थामते हुए अपने लड़खड़ाते हुए कदमों को काबू में किया था। जुरेश शाह, बलाश शाह और आलिया बेगम हैरानगी से शामिर शाह और उसके साथ खड़ी हुई महरोश की जानिब देख रहे थे, जबकि दादी की आंखों में बेयकीनी ही यकीनी थी। उसने शामिर शाह के चेहरे की जानिब बेयकीनी आंखों के साथ देखा था। शाह, ये तुम क्या कह रहे हो? कौन है ये लड़की और ये तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती है? सख्त आवाज में कहते दादी गरजे थे और शामिर इस रिएक्शन के लिए पहले ही तैयार था। तभी पुरसकून चेहरा ली वो महरोश के हाथ थामे रिलैक्स अंदाज के साथ खड़ा था। शाह, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, कौन है ये लड़की और ये बच्ची कहाँ से उठा कर लाए हो इसे? दादी इस कदर ऊंची आवाज में बोले थे कि शामिर शाह ने उनके अल्फाजों पर अपने हाथ की मुठ्ठियां भींचते हुए अपने गुस्से को जब्त किया था, जबकि उसके साथ खड़ी महरोश का बदन लरजा था कि शामिर को अपने हाथ में मौजूद उसका हाथ कपकपाता हुआ मालूम हुआ कि उसने अपनी गिरफ्त उसके हाथ पर और मजबूत कर ली थी। दादी, ये मेरी बीवी है, मेरी महरोश शामिर शाह। आप उसके खिलाफ एक अल्फाज नहीं बोल सकते। मैं किसी को हक नहीं दूंगा कि वो मेरी इज्जत पर उंगली उठाए या उसके किरदार पर कोई बात करे, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। शामिर शाह ने अपने गुस्से को दबाते बमुश्किल ही अपनी आवाज को दबाए बर्फ की माने सख्त अंदाज में कहा था। सब साकित खड़े सामने शामिर को देख रहे थे। वहीं पर नीचे से आवाज सुनती धनक भी सीढ़ियां उतरती हुई अभी नीचे आती जब शामिर के अल्फाज और उसके साथ खड़ी लड़की को देखते धनक के कदम वहीं सीढ़ियों के वस्त में ही रुक गए थे। सांसें सीने में ही अटक कर रह गई थी। आंखों में बेयकीनी ही बेयकीनी थी। पाँव नीचे से जमीन खिसकती थी। किसकी थी? उसका चेहरा ऐसे सफेद पड़ा था जैसे उसके जिस्म का सारा खून निचड़ गया हो। दिल में कुछ टूटता हुआ मालूम मालूम हुआ था। इसकी किरचियां धनक की आंखों में भी वाज़ेह हुई थी। शामिर के इस कदर सख्त पत्थर जैसे सख्त अंदाज पर सब पर छाया सख्ता टूटा था। दाजी ने बेयकीन नजरों से शामिर की जानिब देखा था, जबकि शामिर शाह महरोश का हाथ हमें चेहरे पर सख्त संजीदगी तारी किए हुए था। दूसरे हाथ से उसने अनाया को पकड़ा हुआ था। शामिर, तुम ये किस लहजे में दादी से बात कर रहे हो? जुरैज शाह अपने बेटे के इस तरह बोलने पर फौरन से आगे बढ़े थे। शामिर के सामने आते वो घुराए थे। महरोश ने सहमते हुए दूसरे हाथ से शामिर के बाजू को पकड़ा था। शामिर ने गहरी सांस भरते हुए अपने बाप की जानिब देखा। बाबा जान, जी मेरी इज़्ज़त है, मेरी बीवी है, जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और इज़्ज़त से मैंने इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है और मुझे उम्मीद है आप लोग भी अपने बेटे की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए अपने बेटे की मोहब्बत को अपनाएँगे। शामिर शाह गहरा साँस लेते हुए ठहरे लहजे में अपने लफ्ज़ों पर ज़ोर देते बोला था और वहीं पर सीढ़ियों पर खड़ी हुई लड़की का दिल कच्चियों में टूटा था कि वो अपने दिल में उठती दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आँखें लबालब शबनम के कतरों से भरी थी। अपने कदमों से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। शाह, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम जानते थे कि तुम्हारे दादी क्या चाहता है तुमसे। तुम जानते थे कि तुम्हारे दादी ने अपनी इकलौती पोती को तुम्हें देने का इरादा किया था। दादी कदरे सख्त और अफसोस के साथ शामिर की जानब देखते हुए बोले थे कि हवेली के सब मुकीनों पर एक दफा फिर से सख्ता छाया था और वहीं पर धनक को अपना दिल फटता हुआ महसूस हुआ था कि आंखों में जमा हुई शबनम के कतरे फौरन से निकलते गालों पर बहे थे। दादी की बात पर महरोश ने अपना सर उठाकर दादी की जानिब देखते हुए हल्की थी
नज़र शामिर की जानिब भी देखा था और दोबारा से अपना सर झुका गई थी, जबकि दादी की बात सुनते शामिर ने ज़ब्त से आंखें बंद की थी। दादी, और ये बात आप भी जानते हैं कि मैंने आपको पहले ही मना कर दिया था, और अब से इस बारे में कोई भी बात नहीं होगी, कभी भी नहीं। ये मेरी बीवी और मेरी बेटी है, जो मुझे बहुत अजीज है। अपने गुस्से को दबाते वो सख्त अंदाज में बोला। धनक की आंखें कर्ब से बंद हुई। क्या वो इतनी भी बेमोल थी कि सामने खड़ा शख्स सबके सामने उसके दिल को मसल कर रख चुका था? तो फिर तुम भी सुन लो शाह, ये लड़की हमारी हवेली में नहीं आ सकती, और ना ही उसकी बेटी जहाँ से लेकर आए हो वहीं पर छोड़कर आओ इन्हें। इस हवेली के दरवाजे तुम्हारी बीवी और बेटी दोनों पर बंद है। दाजी की गरजदार आवाज हवेली की दर दीवार में गूंजी थी। शामिर ने सुर्ख होती आंखों के साथ दाजी की जानिब देखा था। महरोश का दिल थमा था। अपने हाथ की गिरफ्त उसने शामिर के बाजुओं पर मजबूत की थी। तो फिर दाजी, आप लोग भी सुन लें। शामिर शाह इस हवेली में तब ही दाखिल होगा जब शामिर शाह की बीवी और बेटी इस हवेली में दाखिल होंगे, और उन्हें शामिर की बीवी की हैसियत से कबूल भी किया जाएगा। वरना आप लोग भूल जाइएगा कि कोई आपका शामिर नामी पोता भी था। ज़ब्त से सुर्ख होती आंखों के साथ माथे और गर्दन की उभरी हुई रगें लिए वो एक लफ्ज वो एक-एक लफ्ज़ पर ज़ोर देते हुए बोला था। आवाज़ ना चाहते हुए भी बुलंद हुई थी कि उसकी बात सुनते दाजी ने अपने दिल पर हाथ रखा था। वहीं पर समरीन बेगम भी जल्दी से उनकी जानिब लपकी थी। नहीं, नहीं मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा मेरे पास, कहीं नहीं जाएगा मेरा बेटा। शामिर की जानिब लपकते हुए उसके के दोनों बाजुओं पर हाथ रखती हुई बोली कि महरोश ने जल्दी से अपना हाथ शामिर के बाजू से हटाते उसके हाथ से भी अपना हाथ छुड़वाना चाहा, जिसे शामिर ने बिना छोड़े उसकी जानिब देखते घूरा कि वो मज़ाहमत वहीं रोक गई। मोरे रिलैक्स रहें, अपनी माँ को हल्का सा मुस्कुरा कर कहते शामिर ने सामने खड़े अपने दादी की जानिब देखा, जो गुस्से और अफसोस के मिले-जुले तासुरात के साथ शामिर की जानिब देख रहे थे। मैंने अपना फैसला सुना दिया है, बाकी आप जो दादी चाहें। शामिर ने दादी की जानिब देखते संजीदगी से कहा, ठीक है, तुम्हारी बीवी को तुम्हारी हैसियत से इस हवेली में दाखिल करते हैं, लेकिन अब तुम भी सुन लो, कल आगे 2 दिनों बाद तुम इस गाँव के सरदार बन रहे हो, और ये मेरा आखिरी फैसला है। दादी अपनी संजीदा सख्त आवाज में कहते वहां रुके नहीं थे। संजीदगी से वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गए, तो धनक जो वहां सीढ़ियों पर खड़ी थी उल्टे कदम लेती वो ऊपर अपने कमरे की जानिब भागी थी। कि पायल की आवाज सुनते महरोश ने नजरें उठाकर सीढ़ियों की जानिब देखा था, लेकिन सिवाय धनक की पूछते के उसे और कुछ नजर नहीं आया था। कंफ्यूज होते वो दोबारा से नजरें झुका गए, जबकि मेहराब जो सोया हुआ था नीचे शोर की आवाज सुनते वो अभी अपने कमरे से निकलकर नीचे जाता, जब उसे धनक के रूम का दरवाजा जोर से बजता हुआ सुनाई दिया। मेहराब ने परेशानी से उसके बंद हुए दरवाजे को देखते क्रियल से ही नीचे झ ऊपर क्रि क्रियल से ही नीचे झाँका, तो शामिर शाह को देखते उसे खुशगवार हैरत हुई थी कि मेहराब खुशी से चहकते हुए तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ नीचे की जानिब भागा था। जबकि दादी के पीछे ही ज़ुरैश शाह अपने बेटे को खफ़ा नज़रों से देखते हुए वहाँ से चला गया। आलिया बेगम भी अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। निमरा बेगम और बाला शाह शामिर से मिलते महरोश के सर पर बेलचक अंदाज से हाथ फेरते वहाँ से निकल गए। जब मेहराब तेज़ी से भागता हुआ नीचे आया, "लाला जान, आप कब आए? ओह! ये डॉल भी आई है आपके साथ?" भागते हुए वो शामिर की जानिब बढ़ा था, लेकिन उससे मिलने से पहले मेहराब ने उसके हाथों में थामी हुई अनाया को देखा था, और चहकते हुए वो बिना शामिर से मिले उसके बाजू से अनाया को पकड़ गया, और अनाया को उठाते ही उसे अजीब-सी फीलिंग महसूस हुई थी, जैसे पता नहीं कितना गहरा रिश्ता हो उसका उस बच्ची। खैर, रिश्ता तो उसका था और वो भी गहरा। मेहराब ने झुकते हुए उसके सुर्ख फूले हुए गालों पर अपने लब रखे थे कि दिल अजीब अंदाज में धड़का था। "डॉल, मैं हूँ आपका चाचू जान, ठीक है? और आप हैं मेरी डॉल या लाला की प्रिंसेस। बुलाऊँ आपको?" वो उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला था, चेहरे पर मुस्कुराहट जुदा होने का नाम नहीं ले रही थी। जब समरीन बेगम ने हैरत से मेहराब की जानिब देखते उसके कान को अपने हाथ में पकड़ा था। "तुम जानते थे शाह के इस कारनामे को?" उसके कान को मरोड़ते हुए वो खूंखार नज़रों से मेहराब को घूरते हुए बोल रही थी कि मेहराब उनकी बात सुनता बौखला कर रह गया था। मोरे, मेरा कान छोड़ें, मैं नहीं, अरेश लाला और राफे लाला भी जानते हैं, आप प्लीज़ मेरे कान छोड़ें, मेरी भतीजी के सामने क्यों मेरी इंसल्ट करवा रही हैं?" कुछ ज़्यादा ही ड्रामेटिक अंदाज़ अपनाते वो इल्तिजा करते हुए बोला कि समरीन बेगम उसके मुँह से इन दोनों का नाम भी सुनते ही शामिर को खफ़ा नज़रों से देखने लगी, जबकि मेहराब ने अपना कान फ़ौरन से छुड़वाते उसे मसला था, और अनाया की जानिब मीचना सा मुस्कुराया था, क्योंकि अनाया प्रिंसेस अभी उठती सबसे पहले मेहराब को ही देख रही थी। "तुमने ये बात सिर्फ़ अपनी मोरे से ही छुपाई थी?" समरीन बेगम खफा नज़रों से शामिर की जानिब देखती हुई बोली थी। महरोश इन सब के दरमियान खामोशी से नज़रें झुकाई खड़ी थी। हाथ उसका अभी भी शामिर के हाथ में मौजूद था। मोरे जान, मैं आपको बताने के साथ-साथ आपको आपकी बहू के साथ-साथ आपकी पोती से भी तो मिलवा रहा हूँ ना। शामिर हल्का-सा मुस्कुराता हुआ बोला था, लेकिन समरीन बेगम उसे घूरती हुई अब महरोश की जानिब बढ़ी थी।
माशाल्लाह बहुत प्यारी है मेरी बेटी। उसके सर पर हाथ रखते महरोश को उसने अपने गले लगाया कि महरोश वहीं पर स्टिल होकर रह गई। कोई उसे पहली बार इस तरह चाहत से मिल रहा था। महरोश की आंखें नम सी हुई थी। अब बच्ची का हाथ छोड़ भी दो, नहीं तुम्हें छोड़कर जा रही वो। समरीन बेगम के गले लगाने पर भी शामिर ने महरोश का हाथ नहीं छोड़ा था। तो समरीन बेगम ने घूरते हुए कहा, जिस पर महरोश सुर्ख पड़ती सर झुका गई। वहीं पर शामिर मुस्कुराता हुआ उसका हाथ छोड़ गया। दिखाओ मुझे अपनी पोती। मेहराब के हाथ से उसने अनाया को थामा था, जिस पर मेहराब ने मुस्कुराते हुए उन्हें अनाया को पकड़ाया। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी बच्ची है। समरीन बेगम ने उसके माथे पर लब रखे थे। भाभी जान कैसी हैं आप? मेहराब को अब याद आया था तो उसने सबसे पहले महरोज से पूछा। जब शामिर ने उसे गुस्से से देखा, भाभी के कुछ लगते, लाला भी तुम्हारा यहीं पर खड़ा है, इससे मिलना गवारा नहीं किया तुमने? उसके सर पर चुप्पत रसीद करते शामिर शाह मसनूई गुस्से से बोला कि मेहराब हल्का सा मुस्कुरा दिया। सॉरी लाला, मैं डॉल में बिजी था, मुस्कुराकर कहते हुए वो अब शामिर के गले लगा था। अच्छा चलो अब तुम लोग थक गए हो, आराम करो, मैं थोड़ी देर में खाना भिजवाती हूँ। समरीन बेगम ने अनाया को शामिर की जानिब करते हुए कहा तो शामिर ने अनाया को थाम लिया। नहीं मोरे, हम खाना हम खाकर आए हैं, अब बस रेस्ट करेंगे, सुबह मिलेंगे इंशाल्लाह। शामिर ने कहा था। समरीन बेगम ने हाँ में सर हिला दिया तो शामिर महरोश का हाथ थामे सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। अपने रूम में दाखिल होती वो रूम के दरवाजे को जोर से बंद कर गई। तेजी से भागते हुए वो बहते आंसुओं के साथ अपने बेड पर औंधे मुंह गिरी थी। तकिए में मुंह छुपाते वो दारों कतार रोने लगी कि उसी की कुछ मिनट में हिचकियां बन गई। क्यों क्यों किया अल्लाह ताला, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों? हमें एक नामहरम की मोहब्बत में गिरफ्तार किया और फिर आपने वो हमें दिया भी नहीं। क्या हमारी ये गलती थी कि हमने किसी नामहरम को चाहा? लेकिन या अल्लाह ताला, आपने तो मोहब्बत को हराम नहीं किया, आपने मोहब्बत से मना तो नहीं किया। हमने तो इन्हें सजदे में आपसे मांगा था, हमारी मोहब्बत पाक थी, फिर आपने हमें वो क्यों नहीं दिया? क्यों? क्यों हमारे दिल को इस तरह से चकनाचूर कर दिया है कि हमें अपना दिल पड़ता हुआ महसूस हो रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपने दिल के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और अब भी मर जाएंगे। अगर आपने हमें वो देना ही नहीं था तो क्यों हमारे दिल में उनके लिए मोहब्बत डाली? क्यों? क्यों हमारे दिल ने उसे चाहा और इस तरह शिद्दत से चाहा कि अब हमारा दिल बंद होने को आ रहा है। हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो लड़की कैसे आ सकती है? उसकी ज़िंदगी हम हमने तो उन्हें आपके सामने दुआओं में माँगा था। फिर कैसे कोई और आ सकता है उनकी ज़िंदगी में? वो बुरी तरह हिचकियों से रोते हुए घुटी-घुटी आवाज़ में बोल रही थी। हमसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। क्या करें हम? हम तो आपके अलावा किसी को बता भी नहीं सकते अपने दिल की कैफ़ियत। आप ही जानते थे हमारे सब राज़ों को, आपको ही हमने अपना हमराज़ बनाया था और अब आप हमें तकलीफ़ दे रहे हैं। वो रोते हुए अल्लाह ताला से शिकवे कर रही थी। क्या करें अब हम, बताएँ हमें, अपने दिल में उठते हुए इस दर्द का क्या करें? ऐसे ही बर्दाश्त करते-करते मर जाएँ। हिचकियाँ खुद ब खुद ही मद्धम पड़ी थी और वो वहीं पर अपने होशो-हवास से बेगाना हुई थी। छुपा कर रखा था दिल में जिसे वो सरेआम किसी और का हो गया। कलम आयशा मलिक। आज दूसरा दिन था और मोहतरमा आज भी यूनी में दाखिल नहीं हुई थी। राफ़े का इसे 2 दिन से ना देखने पर बुरा हाल हो गया था। दिल में बेचैनी हद से ज़्यादा सवा थी तो वहीं पर दिमाग की रगें फटने के दर पर थी। क्या हुआ मजनू साहब, आपको अभी तक अपनी लैला के दर्शन नसीब नहीं हुए? वो जो आगे ही गुस्से से भरा पड़ा था, उमर की बात सुनते खूनख्वार नज़रों से उमर की जानिब देखा, जिस पर इस उमर ने बाकायदा अपने लब दाँतों तले दबाते अपनी मुस्कुराहट को ज़ब्त किया था। आँखों में वाज़ेह इंतज़ार है, मतलब अपनी भाभी का रोशन चेहरा वाक़ई आँखों में देखना नसीब नहीं हुआ। वो उम्र ही क्या है जो अपनी ज़ुबान के जौहर ना दिखाए। तुम क्यों चाहते हो पूरी यूनिवर्सिटी के सामने तुम्हें मुर्गा बनाकर पूरी यूनी का चक्कर लगवाऊँ? एक तो वैसे ही मोहतरमा 2 दिन से बिना बताए यूनी से गायब थी और ऊपर से उमर ने अलग से दिमाग ख़राब कर दिया था। राफ़े ने झिंझलाते हुए कहा था, और तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आएगी अपने दोस्त के साथ ये करते हुए? बल्कि दोस्त को तो तुम छोड़ो, गोली मारो, भाभी के देवर के साथ ये करते हुए? उमर बेचारगी सी आँखों में मसनूई अफ़सोस लिए बोला था और आफ़े ने आईब्रो उचकाते हुए उसकी जानिब देखा। भाभी का देवर एक काफ़ी है, तुम रहने दो भाभी का देवर बनने के लिए। बेख्तियारी में वो क्या बोल गया उसे पता ही नहीं चला था और उमर के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ी थी। चलो देवर रहने देता हूँ, तुम मुझे साला बना लो। आज से मैं उमर अपने पूरे होश-ओ-हवास में ये ऐलान करता हूँ कि मैं अपनी भाभी का भाई हूँ। जिस हैसियत से अब महराफ़े शाह यही अपने दोस्त का साला बनने के ओहदे पर फ़ाइज़ हो गया हूँ।
वो फुल ड्रामेटिक अंदाज में बोलते हुए अपनी मुस्कुराहट को ज़ब्त कर रहा था। आँखों में शरारत ही शरारत नाच रही थी और राफ़े शाह तो उसके साला लफ्ज़ पर ही अशश कर उठा था। और मैं इस पूरी यूनिवर्सिटी के सामने अपने पूरे होशो-हवास के साथ ये कहता हूँ कि अगले 5 मिनट में तुमने अपनी शक्ल यहाँ से गुम ना की, तो तुम्हारी गर्दन राफ़े शाह के हाथ में होगी। वो भी उसी के अंदाज में अपने लफ्ज़ों को जबाते हुए बोला था और उमर के चेहरे पर मुस्कुराहट गायब हुई थी। ओके, ओके, रिलैक्स, मैं तो मज़ाक कर रहा था। वो फ़ौरन से पहले बदल गया और उतरा था। भई वो एक बार फिर से अपनी गर्दन सामने वाले के फौलादी हाथों में नहीं दे सकता था। ध्यान रखा करो कहीं तुम्हारा ये मज़ाक किसी दिन तुम्हारी जान का अज़ाब ना बन जाए। उसके अंदाज़ में वाज़ेह वार्निंग थी। उमर ने इसे मसनूई शिकवे से देखा। बीवी नहीं हो मेरी जो तुम मुझे ऐसे शिकवे करती निगाहों से देख रहे हो। राफ़े चढ़ दौड़ा था इस पर और उमर एक दफ़ा फिर से अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त कर गया था। हाय हमारे इतने अच्छे नसीब कहाँ जो तुम जैसा डैशिंग लड़का हमें मिले। उमर फुल लड़कियों जैसे आहें भरने के साथ ही हँसते हुए वहाँ से दौड़ लगा गया था। जबकि राफ़े का तो दिमाग ही घूम गया था। अबे तेरी तो कमीने रुक साले यहीं पर तुम्हें मैं बताता हूँ। राफ़े शाह उसके पीछे लपका था जबकि उमर कहके लगाते हुए वहाँ से भाग निकला था। शमीर शाह भी शावर लेकर कमरे में दाखिल हुआ तो महरोश अपने सूटकेस खोले वहाँ से अपने लिए कपड़े निकाल रही थी जबकि अनाया बेड पर लेटी सो गई थी। उसने इतना लंबा सफ़र किया था कि महरोश ने बेड डालते ही वो आँखें बंद करती फ़ौरन से सो गई थी। शामिर कमरे में आते ही शावर लेने जा चुका था, जिस पर वो भी थकावट की वज़ह से शावर लेने का सोचती अपने कपड़े निकाल रही थी। जब वो बात गाउन पहने वॉशरूम से बाहर निकला तो महरोश जो अपना ड्रेस निकाल कर उठी ही थी कि नज़रें सीधा शामिर की जानिब उठी थी और वो जिस तेज़ी से ड्रेस लेकर उठी थी, इतनी ही तेज़ी से अपनी आँखों पर हाथ रखती वो पलटती हुई चेहरे को दूसरी जानिब मोड़ गई। दिल धक-धक करता पागल हुआ था, जबकि चेहरे पर कई रंग आ और कई जा रहे थे। शामिर शाह ने उसका उठना और तेज़ी से दूसरी जानिब पलट जाना बखुदी नोट किया था, तो होठों पर मुस्कुराहट बिखरी। अपने हाथ में थामे हुए व्हाइट कलर के टॉवल को अपने बालों पर रगड़ता हुआ चलता हुआ उसकी जानिब बढ़ा, तो महरोश जो धक-धक करते हुए दिल के साथ अपने चेहरे को दूसरी जानिब मोड़े खड़ी हुई थी, शामिर ने अपने हाथ से उसकी कोहनी को पकड़ते उसे एक झटके से अपने सामने किया कि महरोज जो अपनी आँखें ज़ोर से बंद की थी, जबकि हाथों में थामे हुए अपने ड्रेस उसके पाँव में आ गिरा था। मैं जानता हूँ अभी आपको घर के कुछ फ़र्द एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उन्हें कुछ टाइम चाहिए और मुझे यकीन है कि वो कुछ टाइम बाद आपको पूरे दिलो-जान के साथ इस हवेली में शामिर शाह की बीवी का दर्जा देंगे। आप शामिर शाह को अपने हर कदम पर साथ खड़ा पाएँगी। मुझे शामिर शाह का वादा है कि वो हमेशा अपनी बीवी के साथ साया बनकर खड़ा रहेगा। इसके बाद आँखों की जानिब देखते शामिर शाह ने बात का आगाज़ किया था और अपने चंद लफ्ज़ों में ही वो महरोज को आँखें खोलने पर मजबूर कर दिया था। आप शामिर शाह को बहुत अज़ीज़ हैं, क्योंकि आप शामिर शाह के दिल को अज़ीज़ हैं, उसकी रूह को अज़ीज़ हैं, उसकी आती-जाती हर साँस को अज़ीज़ हैं, उसकी रगों में दौड़ते हुए हर खून की बूँद को अज़ीज़ हैं और शामिर शाह पर फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी इस कदर अज़ीज़ बीवी को उसका असल मकाम दिलाए, जो शामिर शाह की बीवी डिज़र्व करती है और ये मकाम आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन बस आपको थोड़ा-सा मेरा साथ देना होगा। वो उसको अपने अल्फ़ाज़ों के सहर में जकड़ रहा था, वो उसके अल्फ़ाज़ों पर पिघल रही थी। वो उसे अपने अल्फ़ाज़ों से मोतबर कर गया था कि महरोश बिना पलक झपकाए यकटक उसे देखे जा रही थी। दिल की धड़कनें अब तो सर पर दौड़ने लगी थी। क्या मैं इतना प्यारा लग रहा हूँ? यकदम ही वो अपनी टोन बदल गया था कि महरोज जो महवर हुए उसे देख रही थी, गड़बड़ाकर अपनी नज़रों का ज़ाविया बदला था और शामिर ने अपनी मुस्कुराहट लबों में दबाई थी। छोड़ें मुझे, अपनी कोहनी को उसके हाथ की गिरफ्त से छुड़वाने की नाकाम कोशिश करते हुए वो बुखलाते हुए बोली थी, मैंने ये हाथ और ये हाथ वाली को छोड़ने के लिए तो नहीं पकड़ा और ना ही कभी छोड़ सकता हूँ, तो ये बात भूल जाएँ आप। वो इस वक़्त संजीदा कहीं से भी नहीं लग रहा था। होठों पर हल्की-हल्की मुस्कुराहट रेंग रही थी कि महरोश उसे घूर कर रह गई। मैं थक गई हूँ, मुझे शावर लेना है, आप छोड़ दें मुझे। उसकी शहद रंग आँखों में देखने की नाकाम सी कोशिश करते हुए वो नज़रें झुकाए बोली थी। सामने खड़ा हुआ शख्स आज उसे पहली दफ़ा अपनी जानिब खींच रहा था। इस सहरज़दा बातें अब भी उसके कानों में गूँज रही थी, जब शामिर शाह की गर्म तपिश ज़दा साँसें उसे अपने चेहरे पर पड़ती हुई महसूस हुई। वो साँस रोकते उसे देखने लगी। शामिर ने अपने गरम सिलकते लब उसके माथे पर रखे थे और कितनी ही देर वो आँखें बंद किए लब उसकी पेशानी के साथ जोड़े खड़ा रहा कि महरोश को अपना दिल कानों में बजता हुआ महसूस हुआ। जाएँ आप वरना फिर मैंने कोई गुस्ताखी कर दी तो आपने मुँह बना लेना है। मायने खेज़ लहज़े में कहते वो महरोश की कोहनी छोड़ते नीचे झुका था
اور مہروش کا ڈریس زمین سے اٹھایا تھا کہ مہروش سرخ پڑتی فوراً سے پہلے اپنا ڈریس اس کے ہاتھ سے چھیننے والے انداز میں لیتی بوتل کے جین کی طرح وہاں سے غائب ہوئی تھی کہ شامیر اپنے لب دانتوں تلے دبائے اپنے کہکے کو روکا تھا اور اب بیڈ پر لیٹی ہوئی پرنسس کی جانب دیکھتے اپنے قدم ڈریسنگ مرر کی جانب بڑھائے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ اپنے روم میں آئی تھی۔ واش روم کی جانب بڑھتے اس نے وضو کیا، باہر آتے ڈریسنگ روم سے جائے نماز نکالتے اس نے عشاء کی نماز ادا کی۔ فرحال اور وریشا کے لیے دعا مانگتے وہ ابھی جائے نماز رکھتے اٹھی ہی تھی جب اس کے فون وائبریٹ ہوا تو قدم بیڈ کی جانب بڑھائے، دوپٹے کو حجاب کی صورت میں ہی فولڈ کیے وہ اپنے فون کو اٹھاتی سامنے ان نون نمبر کو دیکھنے لگی کہ کال چلتے چلتے بند ہو گئی۔ فاطمہ بھی کندھے اچکاتی فون کو دوبارہ سائڈ پر رکھتی کہ ایک دفعہ پھر سے فون پر وائبریٹ ہوا اور وہی نمبر جو جگمگاتے دیکھ فاطمہ نے یس کرتے کان کو لگایا تھا۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف سے مردانہ بھاری آواز گونجی تھی کہ دلاج فاطمہ کے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات چھائے تھے۔ وعلیکم السلام۔ جی کون؟ سلام کا جواب دیتے اس نے مقابل کو جاننا چاہا تو دوسری طرف موجود رافع شاہ نے اپنے لب دانتوں تلے دبائے۔ محترمہ کیا آپ بتانا پسند کریں گی کہ آپ 2 دن سے یونی کیوں نہیں آ رہی؟ بنا اپنا تعارف کروائے وہ سیدھا مدعے پر آیا تھا اور دلاج فاطمہ کی آنکھیں ابل کر باہر کو آئی تھی۔ مقابل کو پہچانتے آپ؟ حیران کو نواز ابھری تھی۔ رافع کے لب مسکرائے۔ جی میں۔ آپ میرے سوال کا جواب دینا پسند کریں گی کہ آپ 2 دن سے یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی؟ اسے کہتے وہ دوبارہ سے اپنا سوال دہرا گیا تو فاطمہ کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ وہ دیدہ جان کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی اس لیے۔ آپ نے کیوں پوچھا؟ اپنی لڑکھڑاتی آواز کو قابو میں رکھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے وہ بولے کے ساتھ سوال بھی کر گئی کیونکہ آپ کی یاد آ رہی تھی۔ وہ سوچ کر رہ گیا۔ آپ کو 2 دن سے یونی میں نہیں دیکھا تو پریشانی ہوئی اس لیے پوچھا۔ کب تک آنے کا ارادہ رکھتی ہیں آپ؟ اسے کہتے اب وہ اپنے انتظار کا حساب لگانے والا تھا۔ شاید کل آؤں گی۔ اپنے ہونٹوں کو دانتوں میں دبائے وہ منمناتے ہوئے بولی تو دوسری طرف رافع بلا شاہ کو شدت سے کل کے سورج کا ابھی سے انتظار ہونے لگا۔ ٹھیک ہے محترمہ، میں انتظار کروں گا آپ کا۔ وہ کہتے ہی کال کاٹ گیا تھا جبکہ دلاج فاطمہ کے دل کی دھڑکنیں بڑھی تھی۔ وہ کیوں اس کا انتظار کرے گا؟ فاطمہ الجھ کر رہ گئی تھی۔ خیر، فون رکھتے وہ اپنے دوپٹے کو کھولتے فرحال کے روم کی جانب بڑھ گئی۔ اس کا ارادہ آج رات بھی پچھلی 2 راتوں کی طرح وہیں پر سونے کا تھا۔ کمرے میں تیز روشنی کی وجہ سے اس نے اپنی موندی موندی آنکھیں کھولی تھی لیکن بھاری ہوتے سر کے ساتھ آنکھیں دوبارہ سے بند ہو گئی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی بے سدھ پڑے رہنے کے بعد اس کا ذہن ہلکا ہلکا بیدار ہوا تو کل کے سارے منظر آنکھوں کے پردوں پر لہرائے کہ وہ بھاری ہوتے سر پر ہاتھ رکھتی جھٹکے سے بیڈ سے اٹھ بیٹھی تھی۔ تم جانتے تھے کہ تمہارے داجی نے اپنی اکلوتی پوتی کو تمہیں دینے کا ارادہ کیا تھا؟ داجی کے الفاظ کانوں میں گونجے تھے۔ داجی، اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ میں نے آپ کو پہلے ہی منع کر دیا تھا اور اب سے اس بارے میں کبھی بات نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں۔ یہ میری بیوی اور میری بیٹی ہے جو مجھے بہت عزیز ہے۔ تو وہیں پر شامیر کے الفاظ بھی ہتھوڑے کی مانند دماغ میں بجے تھے کہ ایک دفعہ پھر آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے گالوں پر بہہ نکلے تھے جس پر اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹھی بناتے انہیں بے دردی سے صاف کیا تھا، لیکن وہ اتنی ہی تیزی کے ساتھ دوبارہ آنکھوں سے بہہ نکلے۔ ہمیں نہیں رونا، ہمیں بالکل نہیں رونا، ہم نہیں رونا چاہتے۔ اپنے ہاتھوں سے وہ بار بار آنسو صاف کر رہی تھی جو پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ پلیز چپ کر جاؤ، ہمیں نہیں رونا، یہ خود بخود آ رہے ہیں، ہمیں ہمارا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ ایک ہاتھ سے اپنے سر پر ہاتھ کی مٹھی بناتے زور زور سے مارتی، دوسرے ہاتھ سے وہ ابھی تک اپنے نکلتے ہوئے آنسو صاف کر رہی تھی۔ یا اللہ جی پلیز، پلیز ہمیں نہیں رونا، یہ کیوں بہہ رہے ہیں؟ ہم نہیں رو رہے لیکن یہ خود بخود نکل رہے ہیں۔ وہ اذیت کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی اور اذیت کی آخری انتہا ہوتی روتے ہوئے خود کو ہی خاموش کروانا۔ دھنک کا دل ڈوب رہا تھا، آنکھوں کے آگے دھنک دھندلا پن چھا رہا تھا۔ وہ چپ ہونا چاہ رہی تھی لیکن یہ آنسو دگا دے رہے تھے۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال نوچتے وہ چیخی تھی، چپ کر جاؤ دھنک، چپ کر جاؤ پلیز، اس سے بڑی اذیت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ روتے ہوئے خود کو خاموش کروا رہی تھی۔ بس سب ٹھیک ہے، بس سب ٹھیک ہے۔ وہ بمشکل ہی بیڈ سے اٹھتے ہوئے خود کو دلاسا دے رہی تھی۔ سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ لڑکھڑاتے ہوئے ڈریسنگ روم سے ڈریس لیتے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ بلیک کلر کی پاؤں کو چھوتی فراک پہنے سر پر بلیک کلر کا ہی دوپٹہ اوڑھے وہ شامیر کے ہمراہ سیڑھیوں سے اترتی ہوئی دکھائی دی جبکہ بلیک کلر کی ہی شلوار قمیض پہنے عنایا کے وجود کو پکڑے دوسرے ہاتھ سے مہروش کا ہاتھ تھامے اپنی پوری وجاہت کے ساتھ سیڑھیاں اترتا ہوا ڈائننگ روم کی جانب بڑھا جہاں اس وقت سوائے دھنک کے سبھی ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ السلام علیکم۔ بھاری گمبھیر سنجیدہ آواز ڈائننگ روم میں گونجی تھی تو سب نے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا تھا جس پر مہروش سب کی نظریں اپنے اوپر محسوس کرتے نامحسوس انداز میں شامیر کے پیچھے چھپی تھی۔
वहीं पर दादी ने अपना नाश्ता करते हाथ रोके थे और चेहरे पर सख्त तासुरात तारी हुए थे, जबकि शामिर शाह चेयर घसीटता महरोश का हाथ थामे उसे वहां पर बिठाता, खुद उसके साथ ही दूसरी चेयर पर बुरा जवान होता अनाया को अपनी गोद में बिठा गया था और वहीं पर दादी अपनी जगह से खड़ा हुआ था। सबने परेशानी से दादी की जानिब देखा था, जो शामिर की जानिब खूनख्वार नजरों से देख रहे थे। दादी को उठते देखकर महरोश भी फौरन से अपनी जगह से खड़ी हुई थी। जब मेहराब ने शामिर की गोद से अनाया को लिया तो शामिर शाह साई की तरह महविश के साथ खड़ा हो गया था। दादी अब नाश्ता दादी आपका नाश्ता भेज दादी अपना नाश्ता बीच में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? जुरेर शाह बेटे को घूरते दादी की जानिब बढ़ते हुए बोले, मेरा हो गया, कल अपने बेटे को तैयार करवा लेना गांव का सरदार बनने के लिए। शामिर की जानिब एक नजर देखते दादी जुरेर से कहते वहां रुका नहीं था, जबकि शामिर शाह ने दादी की जाती हुई पुश्त को देखकर गहरी सांस भरी थी। यकीनन वो शामिर शाह थे, नाराज थे और हद से ज्यादा नाराज थे। शामिर ने गहरी सांस लेते दादी के खौफ से कांपती हुई महरोश की जानिब देखा। अब खड़ी क्यों है, बैठ जाए। महरोश के हाथ को अपने हाथ में थामे वो दोबारा से उसे चेयर पर बिठा गया था, तो सब ही बिना इनसे कोई बात किए दोबारा अपने खानों में मसरूफ हो गए थे। कैसी है मेरी बेटी? नींद अच्छे से आ गई थी? महरोश के साथ बैठी समरीन बेगम उसके सर पर प्यार से थपकती हुई मुस्कुराते हुए बोली, जी आंटी, ठीक से आ गई थी। झिझकते हुए वो अपने सर पर से ही दुपट्टे को फिर से सही करते हुए बोली थी, अरे बेटा, मैं आपकी आंटी नहीं हूँ, शामिर शाह की मोरे हूँ, तो आज से तुम भी मुझे मोरे ही बुलाओगी। समरीन बेगम ने अपना ही से कहा तो महरोश की आंखों में हल्की सी नमी दर आई थी। हल्का सा हाँ में सर हिलाती वो अपना सर झुका गई, जबकि शामिर शाह मुस्कुराती आंखों से महरोश की जानिब देखा था। लाला जान, आप लोग नाश्ता करें, मैं जरा अपनी डोल को हवेली दिखा दूं। मेहराब अनाया को अपने बाजुओं में उठाए फौरन से वहां से उठा था तो शामिर ने भी हाँ में सर हिलाते महरोश की प्लेट में नाश्ता सर्व किया। तो एक बार फिर से सब अपने अपने नाश्ते को छोड़ते हैरानगी से आंखें फाड़े शामिर की जानिब देखने लगे। समरीन बेगम ने मुस्कुराते हुए अपने बेटे की जानिब देखा, ठीक से नाश्ता करना आप, और ये सारा फिनिश भी करना है। संजीदगी से महरोश को तनकीद करते शामिर ने अपने लिए नाश्ता निकाला था। सबकी नजरों को उसने महसूस करते हुए भी इग्नोर किया था। ये कौन सा जादू किया है इस लड़की ने तुम्हारे ऊपर? आलिया बेगम की गुस्से से भरी आवाज उभरी थी। शामिर ने टेबल पर पड़े हुए अपने हाथ की मुट्ठी भींची और महरोश ने सहमते हुए इस औरत की जानिब देखा तो इसे खूनख्वार नजरों से अपनी जानिब ही घूरते पाकर महरोश खौफजदा होती नजरें झुका गई। अप्पो जान, ये बीवी है मेरी और मैं अपनी बीवी के बारे में कोई फजूल बात नहीं सुनूंगा, लिहाजा आप लोग सुकून से नाश्ता करें। लब भींचते वो संजीदगी से बोला था। आलिया बेगम का चेहरा सुर्ख पड़ा। महरोश को गुस्से से देखते वो दोबारा से अपने खाने की जानिब मसरूफ हुई। रिलैक्स रहें आप और ये नाश्ता करें। महरोश को नजरों के साथ सर झुकाए देखकर शामिर शाह ने अपनी मुट्ठी को भींचा हुआ हवा में खोलते इसके हाथ पर रखा था और इसके कान में सरगोशी करते उसने अपने आंखों के इशारे से नाश्ता करने का कहा कि महरोश हल्का सा सर हाँ में हिलाते उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाती अपने आप पर काबू पाते हुए नाश्ता करने की कोशिश करने लगी। व्हाइट कुर्ती कैपरी पहने ऊपर व्हाइट ही दुपट्टे को ओढ़े आंखों में दुनिया जहां की वीरानी और उदासी लिए वो बाहर लॉन में आई तो सामने का मंजर देखते हुए ठटकी थी। कदम वहीं पर थमे थे, वीरान आंखों में अजीब से तासुर दर रहे थे। मेहराब जो अनाया को अपनी गोद में उठाए सामने ही इस रंग बिरंगे फूलों के पास ले जाता अनाया के नन्हे से हाथों को फूलों की पत्तियों में फेरता हुआ उसे खिलखिलाने पर मजबूर कर गया था कि इनसे कुछ दूरी पर खड़ी धनक सुर्ख डोरों वाली सूजी हुई आंखों से छोटी सी बच्ची को देखती अपनी जगह पर स्टिल हो गई थी। कल ही तो उसने इस बच्ची को इस सितम घर के हाथों में उसकी बेटी के लिहाज से देखा था। दिल एकदम से सुस्त पड़ा था, चेहरे पर जर्दी दर आई थी। जब मेहराब जो अनाया को इन फूलों के साथ खिलाने में मसरूफ था, नजरें धनक पर पड़ी तो इसे वहां पर देखते हुए हैरान हुआ था। कदम खुद ब खुद ही उसकी जानिब उठे थे। धनक उनको अपनी जानिब बढ़ते देख रही थी, वो इन्हें अपनी जानिब बढ़ते देखकर जाना चाह रही थी, लेकिन कदम थे जो आगे पीछे बढ़ने से इनकारी थे। वो वहीं पर बर्फ का मुजस्मा बन के रह गई थी, यहाँ तक कि मेहराब उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। लेकिन धनक की नजरें मेहराब के हाथों में मौजूद इस व्हाइट कलर की कंफर्टर में छुपी हुई वो छोटी सी डोल अनाया प्रिंसेस पर थी। लेकिन मेहराब की नजरें उसकी सुर्ख सूजी हुई आंखों पर थी। उसकी आंखों में छाई उदासी को देखते मेहराब को अपना दिल इन आंखों में डूबता हुआ महसूस हुआ। इन सूजी हुई आंखों को, उदासी और चेहरे पर छाई हुई दर्दी को देखते उसे अपना दिल कटता हुआ महसूस हुआ।
अस्सलाम वालेकुम। उसे अनाया की जानिब भी देखते पाकर मेहराब ने खुद ही उसे मुखातिब किया था कि वो जो महव होकर अनाया की जानिब देख रही थी। पलक झपकते मेहराब पर नज़र डाली, लेकिन वो नज़रें फ़ौरन ही उसके चेहरे से हटा गई थी। सलाम का जवाब देना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। उसे खामोश नज़रों से दोबारा अनाया की जानिब देखते मेहराब फिर से बोला था, वालेकुम सलाम। बिना देखे वो बोली थी, आप जानती हैं ये कौन है? उसे अनाया की जानिब इतने गौर से देखते पाकर मेहराब ने इश्तिकाक से पूछा था। धनक के दिल में कुछ टूटा था, गले में आँसू का गोला सा अटका था। लाला जान की प्रिंसेस है ये अनाया डॉल। पता है कल भाभी जान को लाला जान घर लेकर आए हैं, साथ मेरी ये डॉल भी आई है। वो बिना उसके दिल की हालत को देख के उसे मुस्कुराते हुए बता रहा था और धनक को लग रहा था वो अपने आँसुओं पर ज़ब्त नहीं कर पाएगी और यहीं पर रो देगी। दिल फटने के दर पर हो रहा था और फिर वो बिना मेहराब और अनाया की जानिब देखे उल्टे कदम वहाँ से भागी थी कि मेहराब परेशान और तफक्कुर से उसकी जानिब देखता ही रह गया था। वो समझने की कोशिश कर रहा था लेकिन समझ नहीं पा रहा था धनक के रवैये को। उसने यूनी में कदम रखा तो सामने ही राफ़े बालाज शाह को अपना मुंतज़िर पाया। ब्लैक अबाया पहने, सर पर स्किन कलर के स्ट्रोलर से हिजाब किए वो अपनी हेज़ल ग्रीन आँखों से अपने से कुछ दूरी पर अपने दोनों हाथ सीने पर बाँधे खड़े राफ़े बालाज शाह को देखती कुछ तज़्ज़ब का शिकार हुई थी और वहीं पर अपने कदम जमा गई थी। जबकि राफ़े बालाज शाह अपनी सुनहरी आँखों से उसके हसीन चेहरे को बिना पलक झपकाए 2 दिन की तशनगी मिटा रहा था कि फ़ातिमा इतनी दूरी पर भी मुक़ाबिल की नज़रों के तपिश से घबराई थी। उँगलियों को मरोड़ते हुए उसकी आँखों के तपिश से घबराते हुए नज़रें इधर-उधर फेरते अपने कदमों को आगे उठाने की कोशिश कर रही थी। जबकि राफ़ी अपनी जगह से टस से मस ना होते हुए आँखों से ही उसे निगल लेने का इरादा रखता था। अस्सलाम वालेकुम। फ़ातिमा उसके सामने खड़ी होते हुए घबराई लहजे में बोली थी, तो उसकी आवाज़ अपने इस कदर नज़दीक सुनते राफ़े बालाज शाह होश की दुनिया में वापस लौटा था। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप मोहतरमा? भारी गंभीर ठहरा सा लहज़ा फ़ातिमा के समातों से टकराया था कि ये आवाज़ सुनते उसके दिल की धड़कन बढ़ी थी। जी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अपनी पलकें उठाती-गिराती वो उँगलियों को आपस में उलझाए हुए खुद भी उलझी-सी हुई थी और आखिर बिलाशा ने उसी की सदा पर अपने बालों पर हाथ फेरते अपने दिल की बढ़ती हुई धड़कनों को नॉर्मल करने की कोशिश की थी। आपकी बदौलत अब कुछ बेहतर महसूस कर रहा हूँ, वरना आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेरे दिल की ऐसी की तैसी करने में। लहज़ा गंभीर सा था, अंदाज़ में शरारत सी थी, जबकि उसकी बातें फ़ातिमा के सर के ऊपर से गुज़र गई थी। उसने नासमझी से उसकी जानिब देखा था। जी? नासमझी के तासुरात चेहरे पर सजाए वो सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखते हुए बोली तो राफ़े ने मुस्कुराते हुए सर झटका। खैर ऐसी बातें अभी आपके पल्ले नहीं पड़ने वाली। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान सजाए वो बोला था। फ़ातिमा तो उसकी बातें समझने की कोशिश करते हुए ही चकरा कर रह गई थी। अच्छा ये सब छोड़ें, ये बताएँ आपकी दीदा जान कैसी है? उसे अब फ़ातिमा की बहन का ख़्याल आया था। जी अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। फ़ातिमा ने फ़ौरन से सर हाँ में हिलाते उसे जवाब भी दिया था। अस्सलाम वालेकुम बहना, क्या हाल है? उमर फ़ौरन वहाँ से टपका था और आते साथ ही उसने राफ़े की टाँग खींची थी, जबकि किसी गैर मर्द की आवाज़ सुनते हुए दुलार फ़ातिमा अपनी जगह से उछली थी। आँखों में खौफ उतरा था, चेहरे के तासुरात यकदम से बदले थे, जिसे उसके सामने खड़े हुए राफ़े ने भी नोट किया था और उमर की चलती हुई ज़बान भी इसके तासुरात जाँचते खुद ब खुद बंद हुई थी। क्या वो मोहतरमा आप ठीक हैं? चेहरे पर फ़ौरन से संजीदगी तारी किए वो अपनी लहजे में फ़िक्रमंदी भी समा गया था। और फ़ौरन उसे दुलार फ़ातिमा के नज़दीक होते उसके चेहरे पर छाए हुए डर और ख़ौफ़ के तासुरात अपनी आँखों में लिए हुए बोला था। उमर अपनी जगह परेशान हुआ था। क्या आप मुझसे डर रही हैं गुड़िया? मुझसे डरे नहीं, मैं उमर हूँ। आप मुझे भाई कह सकती हैं। उस उमर उसके चेहरे पर छाए हुए डर और ख़ौफ़ के तासुरात देखते हुए नरम से लहजे में बोला था कि दुलार ने नज़रें उठाकर उमर की जानिब देखा, जो चेहरे पर नरम तासुरात सजाए, होठों पर हल्की-सी मुस्कान सजाए उसकी जानिब देख रहा था। दुलार ने उसे देखने के बाद राफ़े की जानिब देखा, तो राफ़े ने मुस्कुराते हुए हल्का-सा हाँ में सर हिलाया। क्या मेरे अदा बनेंगे? वो डर ख़ौफ़ फ़ौरन से उड़न छू हुआ था, तो वो चेहरे पर खुशी के तासुरात के साथ-साथ आवाज़ भी चीखती हुई उभरी थी कि उमर के साथ-साथ राफ़े भी गहरा मुस्कुरा दिया। जी बिल्कुल, आज से मैं आपका अदा हूँ। वो मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रख गया था कि दुलार फ़ातिमा मुस्कुराती आँखों के साथ नमी लिए हुए उसकी जानिब देख रही थी। हमारे मजनू को तड़पाने के लिए अच्छा किया आपने, 2 दिन यूँ ही ना आकर, वरना मुझे तो इसकी पकी हुई दाल के बारे में कुछ पता ही ना चलता। अब उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। वो शरारत से फ़ातिमा की जानिब देखते हुए राफ़े ने उसे घूरी से नवाज़ा और वहीं पर फ़ातिमा ने उसे नासमझी से देखा। मैं समझी नहीं आपकी बात अदा, वो एक दफ़ा फिर से उलझ गई थी। ये दोनों लड़के उसे हर बात पर ही उलझा कर रख देते थे। ख़ैर उमर की
تو اس سے پہلی ملاقات تھی، تو وہ پہلی ملاقات میں ہی اس کی بات پر الجھ گئی تھی۔ ایسے بکواس کر رہا ہے یہ، ایسے بکواس کرنے کی عادت ہے، تم چھوڑو اس کو، اس بات کو، اور جاؤ تمہاری کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے۔ رافع نے اسے وہاں سے بھگانا چاہا، جیسے دیکھتے عمر نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی تو دلاج فاطمہ بھی ہاں میں سر ہلاتی ہوئی وہاں سے اپنے قدم آگے کی جانب بڑھا لے گئی، تو پیچھے رافع نے عمر کی طرف غصیلی نظر ڈالی تھی۔ ہاں اب بول، کیا بکواس کر رہا تھا تو؟ تمہاری ہیلپ کر رہا تھا، تمہارے دل کا حال سنانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ کیا ہے نا، میری بہنا کچھ زیادہ ہی معصوم ہے، جو نہ تمہاری کیفیت سمجھتی ہے نہ میری بات سمجھی۔ وہ عمر ہی کیا جو رافع کو بخش دے۔ رافع نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی۔ عمر، میرا شدت سے دل چاہ رہا ہے کہ میں تمہارا گلا دبا دوں۔ دانت پیستے ہوئے وہ بولا تھا، جیسے ان دانتوں کے پیچھے واقعی عمر کی گردن ہو۔ رافع، میرا شدت سے دل چاہ رہا ہے تمہاری لو سٹوری دیکھنے کو، اس لیے میرا ابھی مرنے کا موڈ نہیں۔ عمر اسے چڑھاتے ہوئے بولا اور رافع سے گھور کے رہ گیا۔ میرا اس وقت تم سے بحث کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ اس کی باتوں سے چڑھتے ہوئے وہ ابھی وہاں سے نکلتا جب پیچھے سے اسے عمر کی آواز سنائی دی۔ ہاں بھائی، اب ہمارے سے باتیں کرنے کو کہاں تمہارا دل کرے گا؟ اب تو محترمہ تمہاری آ گئی ہے نا، اب ہم کہاں نظر آئیں گے تمہیں؟ تمہارے چہرے پر معصومیت طاری کیے وہ بولا، مجھے لگتا ہے تمہاری موت میرے ہی ہاتھوں لکھی ہے، اور عن قریب تم میرے ہاتھوں اس دنیا و فانی سے رخصت ہو جاؤ گے۔ وہ کہتے اسے گھورتے ہوئے وہاں رکا نہیں تھا، اور عمر شاہ کا کہکاؤ اسے اپنے پیچھے خود بخود بھی سنائی دیا تھا۔ وائٹ کلر کی پینٹ ڈالے، اس کے اوپر یلو کلر کی کرتی پہنے، دوپٹے کو گردن کے گرد پھیلائے، اپنے بالوں کی ٹیل پونی بنائے، وہ اپنے فون کو ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھاتے ابھی اپنے کمرے سے نکلی ہی تھی جب اس کے گھر کا دروازہ نوک ہوا۔ تو فرال نے دروازہ نوک ہونے پر حیرانگی سے ٹائم کی جانب دیکھا تو ابھی دلاج فاطمہ کے آنے کا ٹائم نہیں ہوا تھا، تو اس وقت اس کے گھر کے باہر کون ہو سکتا تھا؟ چہرے پر حیرانگی طاری کیے وہ دروازے کی سمت بڑھی۔ ابھی وہ خود بھی ورشا کی جانب ہی جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے سے جو چہرہ دیکھنے کو ملا وہ اسے وہیں اپنی جگہ پر سٹل کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کے پاؤں اپنی جگہ پر تو جم سے گئے تھے، اسے لگا کہ اس کے پاؤں اب حرکت نہیں کر پائیں گے۔ چہرے کا رنگ لٹھے کی مانے سفید پڑا تھا، آنکھوں میں سرد تاثرات ابھرے تھے۔ سامنے کھڑے شخص کو وہ بخوبی پہچان گئی تھی، وہی جو تھا جس نے اس کی بہن جیسی دوست کو اس حال میں پہنچایا تھا، جسے اس نے اس دن مرڈر کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہی تو تھا جس کی ویڈیو وہ اپنے پاس رکھتے ہوئے اس کے ثبوت اکٹھے کر رہی تھی، اور اس نے ایک اور معصوم کی جان لینے کی کوشش کرتے ہوئے اسے اپنے سے شدید قسم کی نفرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ارحم لغاری کو وہاں دیکھتے ہوئے اسے شدید قسم کا جھٹکا سا لگا تھا، جبکہ ارحم لغاری اپنے سامنے کھڑی ہوئی لڑکی کو دیکھتے اپنی آنکھوں پر گلاسز ہٹا چکا تھا۔ بلیک کلر کے پینٹ شرٹ ڈالے، اس کے اوپر گرے کلر کا کوٹ پہنے، وہ آنکھوں پر گلاسز لگائے ہوئے بے خودی میں فرال مصطفیٰ خان کی جانب دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں شعلے سے لپک رہے تھے، اور وہیں پر ارحم لغاری کی آنکھوں میں محبت کے دیپ جل رہے تھے۔ ایک کی آنکھوں میں محبت کے رنگ تھے تو وہیں پر دوسرے کی آنکھوں میں بدلے کی آگ تھی۔ ایک اسے اپنے دل میں بسائے ہوئے تھا تو وہیں پر دوسرا اس سے شدید قسم کی نفرت کا حقدار تھا۔ ایک کو اس سے پہلی نظر میں ہی اس سے محبت ہو گئی تھی، اور وہیں پر مقابل کو اسے پہلی دفعہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے اپنے دل سے اس کے لیے صرف نفرت ہی محسوس ہو رہی تھی۔ فرال مصطفیٰ خان کو اس وقت اس سے اس قدر نفرت محسوس ہوئی کہ اسے اپنا بدن لرزتا ہوا محسوس ہوا۔ السلام علیکم مس فرال مصطفیٰ خان۔ نرم تھا مسکراتا لہجہ تھا کہ فرال مصطفیٰ خان اس کی آواز سنتے ٹھٹکی تھی۔ یہ آواز اس نے کہیں سنی تھی، لیکن کہاں؟ سوچنے کے باوجود بھی اسے یاد نہیں آیا۔ یقیناً آپ مجھے نہیں جانتی ہوں گی، لیکن میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اور کو انسیڈنٹ سے ہماری ایک دو دفعہ ملاقات بھی ہو چکی ہے۔ وہی نرم تھا لہجہ، آنکھوں میں محبت لیے وہ مغرور سا شخص اس کے دروازے کے پار کھڑا ہوا مسکراتے ہوئے بات کر رہا تھا، اور فرال مصطفیٰ خان کو اپنا ضبط ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس شخص کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے اسے ورشا کا خون میں لت پت وجود دکھائی دے رہا تھا، تو وہیں دوسری طرف وہ اس شخص کا قتل بھی یاد آ رہا تھا کہ ضبط سے مٹھیاں بند کی جب ہاتھ میں تھاما ہوا فون وائبریٹ ہوا، اور اس نے یہ اسکرین آن کر کے دیکھا تو وہاں پر میسج جگمگا رہا تھا۔ میری بات دھیان سے سنو فرال، تم نے سامنے کھڑے ہوئے شخص سے بالکل نارمل طریقے سے بات کرنی ہے۔ بالکل بھی اسے اندازہ نہیں لگنا چاہیے کہ تم اس کے بارے میں کیا جانتی ہو اور کیا نہیں۔ ایسے ایکٹ کرو جیسے تم مجھ سے پہلی دفعہ مل رہی ہو۔ ان نون نمبر سے یہ میسج موصول ہوا تھا کہ فرال مصطفیٰ خان کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے، جیسے وہ جلدی چھپا گئی تھی، اور گہری سانس
भरते उसने हिम्मत से काम लिया था। ये मैसेज किसका था उसे एक सेकंड में पता चल गया था। मुठ्ठियाँ खोलते उसने अरहम की जानिब देखा। जी कौन हैं आप? मुझे कैसे जानते हैं और यहाँ क्या लेने आए हैं? सख्त सर्द आवाज़ लिए वो अटल लहजे में बोली कि अरहम ने उसके चेहरे पर एक निगाह दौड़ाई। लब मुस्कुराहट में ढले। आप तो बहुत तीखी लग रही हैं मिस फरार। एनीवेज माई सेल्फ इज अरहम लगा रही। मुस्कुराता लहजा, मुस्कुराती आंखें, वो फराल के संजीदा चेहरे की जानिब देखते हुए बोला, जी तो अरहम लगा रही, आप यहाँ क्या करने आए हैं? उसने सामने खड़े हुए शख्स की जानिब आईब्रो झुकाते उसके यहाँ आने का मकसद पूछा। खुद पर बमुश्किल ही जब्त किए खड़ी थी वो इस वक्त, जबकि अरहम उसके लबों से अपना नाम पहली दफा सुनता बालों पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराया। मिस वरिशा मुझे मिस वरिशा मुझे आपसे बात करनी है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने इजाज़त चाही। नहीं, इस वक्त हमारे घर कोई नहीं है। आप यहीं पर बात कर सकते हैं। और उसने साफ गोई से मना कर दिया। अरहम ने फ़ौरन से हाँ में सर हिलाया। आई आई लव यू मिस फरहाल मुस्तफ़ा खान। मैंने आपको कुछ माह पहले एक जगह देखा था और वहीं पर मुझे अपना दिल अपने काबू में नहीं लगा था। मुझे नहीं पता कि मोहब्बत कैसे और कब होती है, लेकिन मुझे आपकी वो पहली नज़र में मोहब्बत हो गई थी कि अब जब तक आपको देखूँ ना मेरे दिल को सुकून नहीं आता। मुझे हर वक्त आपको अपनी नज़रों के सामने देखना है, जिसके लिए मुझे आपसे शादी करनी है और आप ये फैसला सोच समझ कर लीजिएगा, लेकिन मुझे उम्मीद होगी कि आप फैसला मेरे हक में कर देंगी। अभी मैं चलता हूँ, 2 दिनों बाद मैं फिर आऊँगा आपका जवाब सुनने। अल्लाह हाफ़िज़। वो उसे अपनी मोहब्बत का इज़हार कर गया और फ़रहाल मुस्तफ़ा खान वहीं पर बर्फ़ की मानद जम कर रह गई थी कि उसे अपनी दिल की धड़कनें भी सुस्त पड़ती हुई महसूस हुई थी। बिना पलक झपकाए, साँस रोके वो सामने ही दरवाज़े की जानिब देख रहे थे, जहाँ से वो निकल गया था। लेकिन फ़िलहाल मुस्तफ़ा खान वहीं की वहीं रह गई थी। अपनी साँसें तक वो रोक चुकी थी। जब उसका फ़ोन की आवाज़ उसके कानों में बजी कि उसी की वजूद को एकदम से झटका सा लगा था। आँखों को झपकते हुए उसने अपने फ़ोन की जानिब देखा था, जहाँ से फिर वही अननोन नंबर जगमगा रहा था। लेकिन फ़िलहाल मुस्तफ़ा खान अपने हवासों में नहीं थी कि वो यकटक फ़ोन की जानिब ही देखे हुए जा रही थी, जब फ़ोन बंद हो गया। उसे सब कुछ अपने दिमाग में घूमता हुआ महसूस हो रहा था कि एक दफ़ा फिर से फ़ोन की रिंग बजी कि फ़राल खान होश की दुनिया में वापस लौटी और फ़ोन कान को लगाया। क्या कह रहा था वो? कुछ कहा है उसने तुम्हें? क्या उसने तुम्हें डराया है? बताओ मुझे क्या कह रहा था वो बेगैरत इंसान? मैं उसे जान से मार दूँगा। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? अपने कमरे में दाएँ-बाएँ चक्कर काटते हुए गैज़ो-गज़ब के साथ दहाड़ा था कि फ़िलहाल मुस्तफ़ा खान मुकम्मल होश की दुनिया में वापस लौटी थी। जिस्म लर्ज़ के रह गया था। आपको कैसे पता वो आया है? ये सब आप कैसे जानते हैं? उसके सारे सवालों को इग्नोर किए वो अपने दिमाग में चलते हुए सवाल को कर गई। मैं जो तुमसे पूछ रहा हूँ इसका मुझे जवाब दो फ़िलहाल मुस्तफ़ा खान। वो क्या कह रहा था तुम्हें? अरेशा का बस नहीं चल रहा था कि वो कुछ कर डाले। अपने बालों में हाथ फेरते हुए, वो अपनी गर्दन को रब करते हुए, उमड़ आए गुस्से को दबाते हुए दबी-दबी आवाज़ में घुराया था कि फरहान खान के हाथ से फ़ोन छूटते-छूटते बचा था। वो कह रहा था कि मुझसे शादी, उसके अल्फ़ाज़ मुँह में ही रह गए थे जब अरेश शाह अपनी पूरी कुव्वत से दहाड़ा था, मैं उस बेगैरत इंसान को जान से मार दूँगा। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब बकवास करने की? और तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने। गुस्से से दहाड़ते हुए वो अभी फ़ोन रखता जब उसे फ़रहाल की आवाज़ सुनाई दी, नहीं प्लीज़, मैं अभी वरीशा के पास जा रही हूँ उससे मिलने। अगर आपको कोई बात करनी है तो वहाँ पर आ जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वो ये कहते हुए फ़ोन काट गई थी। अपनी बाइक निकालती वो वहाँ से निकल गई। बस मेरी जान क्या हो गया मामा की जान को? ऐसे रोते नहीं है मेरा बच्चा। वो अपने कमरे में दाखिल हुआ जब नज़र सामने ही महरोश की जानिब उठी थी, जो कमरे में इधर से उधर टहलते हुए अनाया को अपने कंधे के साथ लगाए उसकी पीठ को थपथपाते हुए उसे बहलाने की कोशिश कर रही थी, जबकि अनाया का रो-रो कर अपना बुरा हाल कर रही थी। शामिर शाह फ़ौरन इसे दरवाज़ा लॉक करता इन दोनों की जानिब बढ़ा था। क्या हुआ प्रिंसेस को? ये क्यों रो रही है? अनाया के वजूद को फ़ौरन से उसके बाजुओं से लेते वो उसे अपने बाहों में उठा गया था और उसके गालों पर गिरते हुए आँसुओं को देखते हुए वो तड़प ही तो गया था। फ़ौरन से अपने हाथों से उसके गालों पर बहते हुए आँसुओं को साफ़ करते, उसकी घिरे आँखों पर नरमी से बारी-बारी अपने लब रखे थे। प्रिंसेस बाबा की जान क्या हुआ है आपको? ऐसे रो क्यों रही है बाबा की जान? बताओ मुझे, कहीं ये पेन हो रहा है? अपने दोनों बाजू में उसे मुंतकिल किए वो उसके चेहरे को अपने फ़िक्र सामने किए फ़िक्रमंदी से बोला था। उसके चेहरे पर दुनिया जहाँ की फ़िक्रमंदी दर आई थी, जबकि अनाया हाथ-पाँव मारते हुए बाकायदा रो रही थी। ये क्यों रो रही है? अनाया को इस तरह से रोते देख वो बुखलाते हुए अब महरोश की जानिब देखते हुए पूछ रहा था। तो महरोश ने रूहानसे होते हुए उसे देखा। मुझे नहीं पता क्यों रो रही है। ये ऐसे तो पहले कभी नहीं रोई। मुझे लगता है कहीं पेन हो रही है। वो खुद रूहान से लहजे में अनाया की जानिब देखते हुए बोली थी, जिसे अभी
जैसे अभी रो देगी। शामिर खुद भी परेशान हो गया। अच्छा अच्छा, आप फिक्र मत करें, मैं अभी प्रिंसिस को डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ, बल्कि आप भी आए मेरे साथ अपनी शॉल लेकर। उसे कहते हुए फौरन उसे अनाया को अपने कंधे के साथ लगाए हुए कमरे से बाहर निकला तो महरोश भी फौरन उसे हाँ में सर हिलाते ड्रेसिंग रूम की जाने बढ़ते हुए अपनी शॉल उठाती उसके पीछे ही कमरे से बाहर निकल गई थी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं फिर आऊंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।